नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी गणित की शिक्षिका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, आप सभी यह पाठ पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे, जहां पर आपको जानकारी मिली होगी कि एक वृत्त क्या होता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी परिधि क्या होती है, उसमें त्रिज्या क्या है, उसकी व्यास क्या है, उसमें जीवा इत्यादि क्या है। ये छोटी छोटी सी बातें आप सभी ने पहले भी पढ़ी होंगी। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को पुनः दोहराते हुए अपने इस पाठ के मुख्य बिंदुओं की ओर बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वृत्त के सूत्र। वृत्त के दो सूत्र हम पढ़ेंगे, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और एक वृत्त की परिधि, उसका सूत्र क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड आपके लिए एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार है और इसके सवाल भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो त्रिज्याखंड वृत्त के दो होते हैं, एक बेटा होता है लघु त्रिज्याखंड और एक आपका होता है दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, ये दो त्रिज्याखंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और जो बेटा दोनों ही त्रिज्याखंड होते हैं ये चाप की सहायता से बनते हैं, तो चाप क्या है और उसकी लंबाई भी हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। इसके साथ हम दूसरी चीज जो इस पाठ में पढ़ने वाले हैं वो है वृत्त के वृत्तखंड। ठीक है, अभी ऊपर हमने देखा त्रिज्याखंड, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे वृत्त के वृत्तखंड। वृत्तखंड भी बेटा दो होते हैं, एक छोटा वृत्तखंड और एक बड़ा। छोटे वृत्तखंड को हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, और बड़े वृत्तखंड को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। तो आप यहाँ चित्र में अभी देख सकते हैं। अभी यहाँ हम आपको समझाएंगे नहीं, जब हम एक एक टॉपिक लेंगे वहां हम समझेंगे। त्रिज्याखंड जो आपको ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, जो कि नाम से पता चल रहा है त्रिज्या का खंड। और ऐसे ही आपका जो व्रत का खंड है, तो व्रत का एक खंड जो कि किसकी सहायता से बनता है बेटा, आपकी जीवा की सहायता से बनता है। चलिए अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, परिधि क्या होती है एक व्रत की। परिभाषा पर नजर डालेंगे। परिभाषा आपको भली भांति आनी चाहिए। व्रत के चारों ओर की वक्र लंबाई, मतलब अगर आपके पास कोई वृत्ताकार चित्र है तो उसके चारों ओर की जो वक्र वाली लंबाई होती है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, परिधि। मान लीजिए आपके पास ये कोई वृत्ताकार आकृति है, ठीक है, इसके आपने कोई एक बिंदु ले लीजिए, ये वाला बिंदु हमने ले लिया। इस बिंदु से चल के जब मैं घूम कर वापिस इसी बिंदु पर आ जाती हूँ तो ये इसकी क्या कहलाती है बेटा, परिधि कहलाती है। ठीक है, जो टोटल दूरी आपने यहाँ पर मापी है ये इसकी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। एक चित्र की सहायता से इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये जो लाल रंग का एरो है ये दिखा रहा है कि एक वृत्त की परिधि कौन सी चीज है। आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। जरा सोचिए। वेरी गुड। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है बेटा, जहां पर r क्या है, उसकी त्रिज्या, और पाई क्या है, पाई का मान कितना होता है 22/7, या फिर जिसे आप कितना बोलते हैं 3.14। कैसे पता चला कि पाई का मान है 3.14, जरा इस चित्र पर नजर तो डालिए। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको एक वृत्त दिखाया हुआ है, उसके बीच में उसका व्यास दिखाया हुआ है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। आपकी जो पाई की वैल्यू होती है बेटा वो होती है जो आपकी वृत्त की परिधि है बटे उस वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि क्या हुई, 2πr बटे उसका व्यास कितना हुआ, 2r। तो 2πr बटे 2r, 2r से 2r कैंसिल हो जाता है, तो वहाँ क्या बचती है, पाई की वैल्यू। तो अगर आप इस चित्र पे निगाह डालेंगे बेटा एक बार, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं उसके व्यास को ले लेती हूँ सर्कल के, तो वो उसकी परिधि के चारों ओर कितनी बार घूमता है, 3 बार। 1 बार, 2 बार और 3 बार, और थोड़ा सा डिस्टेंस बच जाता है। वो जो थोड़ा सा डिस्टेंस है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है कितना, 0.1415। ठीक है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.141 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपकी किस चीज की वैल्यू पता चलती है, पाई की वैल्यू पता चलती है। बात समझ आई बेटा, तो ये आपकी पाई की वैल्यू हो गई। अब हम बेटा पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जरा मुझे सूत्र सोचकर बताइए जब तक हम उसकी परिभाषा की ओर चलेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग का पाई गुना होता है। तो यहाँ से पढ़कर भी आपको इसका सूत्र याद आया होगा। क्या होता है इसका सूत्र बेटा, a बराबर πr²। ए मतलब क्या है यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पर ये हमें कैसे पता चला कि एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, जरा इस चित्र पर नजर डालिए बेटा। ये चित्र बेटा आपको अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक आयत का रूप दिखा रहा है। अभी आपको पूरी फिगर समझाएगा। अगर बेटा आपके पास कोई सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है इस तरह का, अगर मैं इसके पीछे इस तरह से पेपर पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा और उसमें आपने इस तरीके से लाइन खींच ली, जैसे इसमें इन्होंने लाइन खींची है,
ये लाइन जब आप बेटा खींच लेंगे और उसको उन्हीं लाइनों पर काट लेंगे और आधे हिस्से ऊपर और आधे हिस्से नीचे, जैसे कि यहाँ चित्र में लगाए गए हैं, वैसे ही उन्हें आप अरेंज कर लेंगे तो वो आपका किस चीज़ का रूप ले लेगा, एक आयत का रूप ले लेगा। और आप हमेशा याद रखें बेटा, जब आपने इस सर्कल के पार्ट्स करके, इक्वल पार्ट्स करके सेंटर से काटा है, तो आपका आधा हिस्सा ऊपर का ऊपर लग गया है और आधे हिस्से नीचे के नीचे लग गए हैं। तो ये टोटल आपका डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। तो आधा ऊपर रह गया, आधा नीचे रह गया, मतलब πr ऊपर चला गया और πr कितना रह गया, नीचे रह गया। तो अगर आप इसकी यहाँ वाली लंबाई देखेंगे तो वो उन्होंने कितनी लिखी है, πr लिखी हुई है। और जो ये वाली लंबाई है ये कितनी हो जाएगी इसकी, आर क्यों होगी बेटा, क्योंकि आर डिस्टेंस पे ही तो आपने उन सर्कल्स को काटा था। ठीक है, केंद्र से लेके आपने उसकी परिधि तक उसको काट लिया था। तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, आर, और चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, πr। और अब ये क्या बन के आ चुका है आपका, एक आयत। और जरा बताइए, एक आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आर गुना πr बेटा क्या निकल के आया आपका, जरा सोचकर बताइए, πr²। और यही आपके एक वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और यहाँ से ये आपका सूत्र निकल कर आया। आगे अब हम पढ़ेंगे वृत्त की त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। त्रिज्याखंड की परिभाषा कहती है, त्रिज्याखंड वृत्त का वह भाग होता है जो दो त्रिज्याओं एवं चाप से घिरा होता है। तो सबसे पहले तो इसमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, जो कि हमें पहले से पता है। क्या होती है बेटा, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। दूसरा शब्द जो इसमें प्रयोग हुआ है वो है चाप। आप वैसे चाप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन दोहराते हुए हम इसे बताते हैं कि किसी भी परिधि पे, वृत्त की किसी भी परिधि पे अगर कोई भी आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना चाहेंगे तो वो आपका क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। जैसे कि आपको चित्र में रेड कलर का दिख भी रहा है। अगर आप देखेंगे दूसरे चित्र पे ध्यान दीजिए, मैंने एक बिंदु वृत्त पे यहाँ लिया और एक बिंदु वृत्त पे यहाँ लिया, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक अगर मिला देती हूँ तो ये जो आपकी दूरी है ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, चाप कहलाएगा, जैसे कि आपको इस चित्र में समझाया भी हुआ है। तो त्रिज्याखंड क्या होता है, आपका एक चाप, जो कि ये मेरा चाप हो गया, और जो दो त्रिज्याओं के बीच में जो आपका क्षेत्रफल है वो आपका क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। ये मेरा जो हो गया ग्रीन कलर में, यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्याखंड। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या त्रिज्या के बीच में सिर्फ यही हिस्सा है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर आप, ये मेरी त्रिज्या हो गई तो एक त्रिज्याखंड तो मेरा ये हो गया, लेकिन दूसरा त्रिज्याखंड मेरा ये भी तो है, ये मेरा क्या हो गया, बड़ा चाप हो गया। और बड़े चाप और त्रिज्या के बीच वाला जो ये मेरा हिस्सा है ये भी तो मेरा त्रिज्याखंड हो गया। तो त्रिज्याखंड भी बेटा आपके दो होते हैं, एक छोटा त्रिज्याखंड हो गया, एक आपका क्या हो गया, बड़ा त्रिज्याखंड। छोटे त्रिज्याखंड को कहते हैं लघु त्रिज्याखंड और बड़े त्रिज्याखंड को कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, आप दोनों पे ही ध्यान दीजिए, दोनों में ही चाप है और दोनों में ही त्रिज्या है। जो छोटा क्षेत्रफल कवर करता है उसको लघु, जो बड़ा क्षेत्रफल बनाता है उसको दीर्घ बोलते हैं। एक एक करके इनके सूत्र देखते हैं और जरा इनकी समझ बनाते हैं कि इन्हें आप कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा लघु त्रिज्याखंड, जरा इसकी पहले परिभाषा देखेंगे। वह क्षेत्र है जो उस वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा एक छोटी चाप से घिरा होता है। तो ठीक है बेटा, त्रिज्याखंड हमने यही पढ़ा था कि दो त्रिज्याओं और एक चाप से, लेकिन लघु की खासियत क्या है कि ये छोटे वाले चाप से घिरा होगा। अगर ये बड़े वाले चाप से घिरा होता तो ये आपका क्या हो जाता, दीर्घ। तो छोटा चाप कहाँ है, यहाँ जो ये आपका बना हुआ है ये आपका क्या है, छोटा चाप है। तो इसके बीच में जो आपका त्रिज्याखंड बना हुआ है ये आपका क्या कहलाता है, लघु त्रिज्याखंड। अब मेरे को अगर इसका निकालना है क्षेत्रफल, ये जो मेरा पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया का अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी। अगर बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक वृत्त का ही हिस्सा है और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, πr²। तो अगर आपको इसका सूत्र निकालना है तो उसका सूत्र निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उस छोटे से हिस्से को मैं कैसे बताऊं। तो यहाँ आपको इसके थीटा पर नज़र डालनी पड़ेगी कि इसके जो दो त्रिज्याएं हैं उनके बीच में कोण कितना बन रहा है। जो आपका πr² वाला सूत्र है वो तो आपका कितने के लिए है, पूरे 360 डिग्री के लिए है। सर्कल का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और अगर आप 1 डिग्री के लिए निकालना चाहेंगे, एक अंश के निकालने चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, πr²/360। ठीक है बेटा। और अगर आप थीटा के लिए निकालना चाहेंगे तो थीटा की आपको उसमें गुणा करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, θ/360 गुणा πr²। तो त्रिज्याखंड का सूत्र क्या हो गया आपका, θ/360 πr²। अगर आप यहाँ नजर डालेंगे तो πr² तो आपका क्या है, पहले से ही आपके वृत्त का क्षेत्रफल है। और थीटा जो आपका यहाँ पे बनेगा, आप इसका हम कलर चेंज करके जिससे कि विजिबल अच्छे से हो जाए, थीटा क्या होगा, इन दो त्रिज्याओं के बीच में बेटा जो कोण बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा।
ठीक है। तो थीटा बटे 360, क्योंकि 360 बटे में क्यों लिया, क्योंकि वृत्त का पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360। तो आपको उस थीटा के लिए निकालना है, तो थीटा बटे 360। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला हो रहेगा चाप की लंबाई। हमने बात की थी कि चाप की लंबाई निकालने का भी सूत्र होता है। अब बेटा चाप किसके ऊपर बना हुआ है, परिधि के ऊपर। तो चाप की लंबाई का सूत्र भी कहाँ से बन के आएगा, परिधि से। तो थीटा बटे 360 गुणा 2πr, बिल्कुल उसी के जैसा है। वहां क्षेत्रफल की बात हो रही थी तो क्षेत्रफल का सूत्र इस्तेमाल कर लिया, और चाप की लंबाई में आपकी किसकी बात हो रही है, परिधि की। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो 2πr का प्रयोग हमने कर लिया। क्लियर हुआ बेटा। आगे बढ़ेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड पे। सबसे पहले उसकी परिभाषा। तो बिल्कुल जरा सा अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा यहाँ पे, जरा सोचिए, बड़ा चाप आ जाएगा। किसी वृत्त में दीर्घ त्रिज्याखंड वह क्षेत्र है जो उस वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्या एक बड़ी चाप से घिरा होता है। ठीक है बेटा। तो वहां पे चाप क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी वाली चाप हो जाएगी। तो बड़ी चाप यहाँ कौन सी है, जो स्काई ब्लू कलर के चारों तरफ बनी हुई है, वो आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी चाप होगी। और वो आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। बस यहाँ बात ध्यान रखने वाली क्या है कि यहाँ पर थीटा कौन सा होगा। यहाँ पर थीटा बेटा ये होगा जो अभी आपका बनकर आया है। तो ये आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। क्योंकि बेटा आपकी बार आपकी चाप कौन सी वाली है, ये वाली चाप है। तो थीटा भी तो आप इधर वाला ही देखोगे, इधर वाला थीटा अंदर वाला नहीं देखोगे, ये अंदर वाला थीटा नहीं लोगे। हमें बाहर वाला देखना है, हम बाहर वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, बाहर वाला। ये आपका क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा आपकी बार। तो थीटा बटे 360 πr², जैसे कि पहला फॉर्मूला था बिल्कुल वैसे ही। बस अंतर याद रखना कि थीटा बाहर वाला है, ठीक है, अंदर वाला नहीं है। इसको निकालने का बेटा एक सूत्र और होता है। कई बार आपको पेपर में क्या करते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल दे देते हैं, और जो आपका लघु दीर्घखंड है उसका भी क्षेत्रफल दे देते हैं एक नंबर के सवाल में, और कहते हैं कि आप क्या कीजिए, दीर्घ वाले का क्षेत्रफल निकालिए। तो वहां आपको कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आपको वो पूरे सर्कल का एरिया दे देगा, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल दे देगा, और उसमें से आप इस छोटे वाले के हिस्से को घटा देंगे, तो डायरेक्ट ही आपका बड़े वाले का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। सेम ही आंसर आएगा दोनों से। अब देखते हैं बेटा हम क्या, वृत्तखंड। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक वृत्तखंड क्या होता है, ये भी एक वृत्त का ही हिस्सा होता है, लेकिन ये किसकी सहायता से बनता है, जीवा और चाप की सहायता से। त्रिज्या, जैसे त्रिज्याखंड था, त्रिज्या नाम से पता चला था कि त्रिज्या से बनेगा, और वृत्तखंड आपकी किसकी सहायता से बनेगा, एक जीवा की सहायता से और चाप की सहायता से। जीवा आपको पता है क्या होती है, जीवा वो आंतरिक रेखा है वृत्त की जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को छूती हुई निकलती है, बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ सर्कल के अंदर रहेगी, छूती है। ठीक है। वो आपकी क्या कहलाती है, जीवा। आपका जो व्यास है वो भी बेटा क्या है, सबसे लंबी जीवा है, लेकिन उसकी खासियत क्या है कि वो केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चित्र पर ध्यान डालेंगे, तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको वृत्तखंड भी कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 2, क्योंकि बेटा जीवा सर्कल को कितने हिस्सों में डिवाइड करेगी, 2 हिस्सों में। एक नीचे वाले हिस्सा है और एक ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है। तो जो आपका नीचे वाला हिस्सा है वो आपका छोटा है, जो छोटे वाला भाग होगा उसको हम क्या बोल देंगे, लघु वृत्तखंड। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। और जो बड़े चाप से बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। तो अगर आप इस चित्र पे ध्यान देंगे तो ये आपका लघु वृत्तखंड। अब देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है 2 त्रिज्याएं। ये 2 त्रिज्याएं हमने यहाँ पे क्यों ड्रॉ की है, ये 2 त्रिज्याएं हमने ड्रॉ की है जिसकी सहायता से हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग से कोई सूत्र नहीं है। इसका आंसर निकालने के लिए आपको त्रिज्याखंड के सूत्र पता होने चाहिए, जो कि हमने अभी पढ़े हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपका जो त्रिज्याखंड होता है, त्रिज्याखंड आपका कहाँ से कहाँ तक का भाग है, ये जो आपका पूरा भाग है ये आपका क्या है, त्रिज्याखंड है। अगर मैं इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, जो ऊपर वाला त्रिभुज है, तो आपका नीचे वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो बस यही तरीका होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। तो जो छोटे चाप से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, और जो बड़े चाप से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है बेटा। यहाँ पर जो आपकी दूसरी पिक्चर में ये जो चाप है ये आपका क्या है, बड़े वाला चाप है। तो यहाँ पर जो वृत्तखंड बना है जीवा की सहायता से, ये जो ऊपर वाला है ये आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। क्लियर हुआ। वृत्तखंड किसकी सहायता से बनते हैं, जीवा की सहायता से, और त्रिज्याखंड किसकी सहायता से बनते हैं, त्रिज्या की सहायता से। आगे बढ़ते हैं, इनके सूत्र देखेंगे।
तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होगा? लघु क्या है आपका बेटा? छोटे वाला जो वृत्तखंड है। तो मैंने आपको क्या बताया कि उसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है? त्रिज्या खंड का सूत्र होता है। और उसमें से मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा है कि इतने का क्षेत्रफल पहले निकाल लिया और इतने के क्षेत्रफल में से फिर ये जो ऊपर वाला है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसको इन्होंने इसमें से घटा दिया है। तो जो आपका लाइन वाला एरिया है वो आपका लघु वृत्तखंड है, तो वो आपका वहां पर लघु वृत्तखंड का एरिया निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? भाई आपको छोटे वाले वृत्तखंड का हिस्सा तो पता चल ही गया है। आपको छोटे वाले वृत्तखंड का हिस्सा पता चल गया, क्षेत्रफल कितना है। अगर मैं पूरे सर्कल में से इस छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दूं, ठीक है, जरा सोच के देखें, अगर मैं इस पूरे वृत्त में से इसका क्षेत्रफल घटा दूं तो ऊपर बचा हुआ मेरा क्या रह जाता है? दीर्घ वृत्तखंड। तो वहीं से मेरे को उसका सूत्र पता चला, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर क्या है? पूरे आपके जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल, और उसमें से आपने घटा दिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अलग से कोई सूत्र नहीं है बेटा वृत्तखंड निकालने के लिए, सिर्फ त्रिज्या खंड का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वही मेन फॉर्मूला है, उसी से आपकी ये चीजें निकल कर आ जाएंगी। अब इसमें जो सवाल उठता है कि मैं जो ये त्रिज्या खंड वाले में जो बात कर रही हूँ, जो वृत्तखंड की बात कर रही हूँ, उसमें मैं बात कर रही हूँ त्रिभुज के क्षेत्रफल की, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा वो निर्भर करेगा कि आपने त्रिभुज कौन सा लिया है। ठीक है, आपके जो आकृति है उसमें त्रिभुज कैसा बना है। जैसे यहाँ पर जो त्रिभुज बनाया गया है इस आकृति में अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ वाला जो त्रिभुज है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जरा सोच के बताएं क्या होता है? आपको पता है? याद करें थोड़ा सा। बिल्कुल सही, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ठीक है, तो ये इसकी आधार हो जाएगी एक त्रिज्या, और ये ही दूसरी त्रिज्या इसकी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्योंकि बेटा ये सामने वाली भुजा तो आपकी क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, जिसे हम एच से भी लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं। तो आपको आधार दोनों ही पता है, आधार और लंब, क्योंकि दोनों ही आपकी क्या है? त्रिज्या। तो आप यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे प्रकार के त्रिभुज भी बन सकते हैं, समद्विबाहु भी बन सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और उसको उसमें से त्रिज्या खंड में से घटा देंगे, तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं। इस पार्ट के लिए बेटा सिर्फ आपको इतने ही सूत्रों की जरूरत है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ज्यादा सूत्र नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पहले से ही पता था, पाई आर स्क्वायर। सिर्फ एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल असली है जो इसमें जुड़ा है, वो क्या है? थीटा बटे 360। सिर्फ ये और आपको जोड़ना है वृत्त के क्षेत्रफल के साथ, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बाकी सारे जो सूत्र हैं उसी से बनकर आ गए हैं। अब समय आया है कि जो हमने सूत्र सीख लिए हैं उनका कुछ प्रयोग भी करके देखा जाए कि वो प्रयोग में कैसे लाए जाएंगे। तो कुछ सवाल करके देखते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कह रहा है कि आपके पास कोई वृत्त है और उसकी जो परिधि है या परिमाप एक ही बात है बेटा, और उसका क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसका मतलब वो संख्यात्मक रूप से बराबर कह रहा है। तो इनके सूत्र क्या होते हैं? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? जरा सोचिए, अभी पढ़ा है बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को आप रख दीजिए बराबर। क्यों बराबर रखूं? क्योंकि भाई उसने ही तो मेरे को बताया है कि संख्यात्मक रूप से दोनों आपके क्या हैं? बराबर हैं, इसलिए मैंने दोनों को बेटा क्या कर दिया है? बराबर रख दिया है। ठीक है, अब आप जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर है आपका पाई आर स्क्वायर, तो आपका जो आर स्क्वायर को आप दो जगह लिख लेंगे, पाई गुना आर, और जो आपका एक पाई आर है उसे उठाकर आप दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ से जो आपका आर स्क्वायर है इसे आप क्या लिख सकते हैं बेटा? आर गुणा आर। तो एक आर तो आपका बच जाएगा, और बचा हुआ आपका पाई और ये वाला जो आर है ये भाग में दूसरी तरफ चला जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो आर आपका क्या आ जाएगा? 2πr बटे पाई आर। तो आपका पाई आर से पाई आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपका क्या बचेगा? 2 आपका बच जाएगा। तो आपकी त्रिज्या बेटा कितनी आएगी? 2 आएगी। कितनी आएगी आपकी त्रिज्या? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपने देखा हो, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा सवाल को पढ़कर समझने की कोशिश करें कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। इस तरह के सवाल आपके 1 नंबर में आ जाते हैं अधिकतर।
ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं जिसमें हमारे आगे के सभी सूत्र प्रयोग में लाए जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा इसका चित्र देखते हैं कि चित्र कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा बेटा, जो आपका चित्र है यहाँ पे हमने ओ केंद्र का नाम दे दिया है, एक जीवा खींच ली है जिसका नाम क्या रखा है ए बी, और ए और बी को उसके त्रिज्या केंद्र से मिलाते हुए लाइनें खींच दी हैं ए और ओ बी। अब वो आपसे सब चीज़ें निकलवा रहा है। अगर आप एक चीज़ देखें, वो आपसे दीर्घखंड निकलवा रहा है, वो आपसे वृत्तखंड निकलवा रहा है, आपसे त्रिज्याखंड निकलवा रहा है। और अगर वो वृत्तखंड निकलवा रहा है तो इसका मतलब आपको त्रिज्याखंड तो निकालना ही होगा। लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, आपको त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आपको थीटा भी दे रखा है। दोनों त्रिज्याओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बताया है उसने, समकोण बता दिया है आपको पहले ही। तो कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो जरा आप मेरे को सोचकर बताइए, सबसे पहले आप इसमें क्या निकालेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र आप क्या यूज करेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, आर का मान आपको पहले से ही पता है कितना डिग्री है, कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। आप वो वैल्यूज पुट करेंगे। 90 से बेटा जब आप 360 को काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा, 4 बार कटेगा, 9 चौक 36 होता है। तो ये कितना आ गया, 1/4 गुना पाई गुना 10 गुना 10। पाई का मान रख लीजिए कितना, 3.14। हल करने पर उत्तर कितना आ गया है आपका, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने वो चीज़ निकाली है जो उसने मुझसे सवाल में पूछी नहीं है, पर इसके बिना मेरा काम चलने वाला नहीं था। अब मेरे को अगला क्या निकालना है, जरा सोचिए। अगर मेरे को इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है नीचे वाले का, तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सबसे पहले निकालेंगे। तो जरा देखिए कैसे निकलेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और अभी पढ़ के आए हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो यहाँ उसकी आधार और उसकी लंब क्या होगी, उसकी त्रिज्याएं ही होंगी, जो दोनों ही कितने सेंटीमीटर की हैं, 10 सेंटीमीटर की। तो 1/2 गुणा 10 गुणा 10। और आप जब इसको हल करेंगे बेटा, तो 10 आपका 2 से कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, इस 2 से आप इस 10 को काट सकते हैं, 2 पंजे चलेगा, और 5 की 10 में गुणा आपकी कितनी हो जाएगी, 5 की 10 से गुणा 50 सेंटीमीटर वर्ग। आपको हमेशा याद होना चाहिए, जो क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई किस में चलती है, वर्ग में चलती है। तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी पता चल गया है, आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता चल गया है। तो क्या आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पहले से ही दिया हुआ है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो कितना आएगा बेटा, 78.5 सेंटीमीटर में से आप ये 50 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो जो आपके पास ये जो नीचे वाला लघु वृत्तखंड है ग्रीन कलर का, इसका क्षेत्रफल निकलकर कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, अब ये तो बात हुई आपकी लघु की। अब आपको निकालना क्या था, संगत वाला, जो साथ में दीर्घ वाला त्रिज्याखंड है। तो जरा उसका भी हम निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि आपके उसके सेकंड पार्ट में उसने आपसे क्या मांगा है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इस बड़े वाले त्रिज्याखंड का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, इस बड़े वाले का। तो बेटा जरा आपको पहले भी बताया गया है कि बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे वृत्त में से इस छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। या फिर आप दूसरी चीज क्या भी कर सकते हैं, हम दूसरी चीज इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम ये थीटा पता लगा ले कि ये थीटा कितना है ऊपर वाला। आपको यही बताया गया था बेटा, अगर अंदर का 90 डिग्री है तो बाहर का कितना होगा, 270 डिग्री। ठीक है, 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, जहां पर आपका थीटा 90 ना होके कितना होगा, सोचिए, 270 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं, लेकिन यहाँ जो आपको भी करके दिखाया है वो है कि आपके पूरे वृत्त में से मैंने आपका जो छोटे वाला त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल घटा के तब आपको बताया है। वो भी एक ही बात आएगी, 3/4 आया है वो आपका। और लेकिन अगर आप 270 बटे 360 करेंगे बेटा और उसको काट के देखेंगे तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो वो भी आपका कितना आएगा, 3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर ही आएगा। और आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 10 है, तो आप उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें, और वैल्यूज को पुट करने के बाद जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर
आ जाएगा कितना, 235.5 सेंटीमीटर वर्ग। अच्छे से समझ आया ये सवाल? आपने देखा कि लगभग सारे ही सूत्र इस सवाल में आपके प्रयोग में आ गए हैं। बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपने सूत्रों को अच्छे से समझा है तो ये सवाल समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। इस पार्ट में बेटा आपके सारे इसी प्रकार के ही सवाल हैं। आप एक बार अगर प्रश्नावली को पन्ने पलट कर देखेंगे और सवालों में देखेंगे तो सभी आपके प्रश्न आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, अब आपका समय हो गया है थोड़ा सा रिवाइज करने का कि आज हमने पढ़ा क्या है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलोज की हेल्प से आप पूरी एक्सरसाइज को, पूरे चैप्टर को इजीली कर सकते हैं। तो ज़रा एक नज़र डालते हैं। व्रत से संबंधित सभी सूत्र हमने सबसे पहले पढ़े हैं बेटा। तो व्रत के हमने सूत्र पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा व्रत की परिधि क्या होती है। तो एक व्रत की परिधि क्या होती है बेटा, 2πr। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, व्रत का क्षेत्रफल। एक व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या पढ़ा है, πr²। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, या उसे आप क्या भी कह सकते हैं 3.14, और r क्या होती है, उस व्रत की त्रिज्या। उसके बाद हमने पढ़े थे त्रिज्या खंड के सूत्र, और त्रिज्या खंड भी आपकी क्या थी बेटा, 2 थी। और साथ में हमने चाप की लंबाई भी पढ़ी थी। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या था, चाप किसके ऊपर बनती है, परिधि के ऊपर। तो परिधि के ऊपर बनने की वजह से चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो परिधि का जो फॉर्मूला होता है उसी से बनता है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और साथ में बेटा चाप जितने डिग्री कोण पर बना है उसी के लिए निकालोगे तो θ/360 गुणा 2πr। उसके बाद हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो किसका होगा, πr² क्षेत्रफल का होगा, साथ में θ/360। और आपको बताया गया था कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का अलग से कोई सूत्र नहीं होता है। यही जो ऊपर वाला सूत्र है, सिर्फ आपको ध्यान देना होता है कि यहाँ जो पाई है उसको आप 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, या फिर जो आपका बाहर वाला जो होता है, अगर ये आपका व्रत है और ये आपका ऊपर वाला आपका दीर्घ है तो पाई आप इसे बाहर वाले को मानेंगे। ठीक है, या फिर इसे अगर थीटा आपका अंदर वाला है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, 360 माइनस θ/360 इंटू πr²। इसके बाद हमने क्या पढ़े हैं बेटा, व्रतखंड। व्रतखंड भी हमने 2 पढ़े हैं, उनके भी अलग से कोई सूत्र नहीं होते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि व्रतखंड के कोई अलग से सूत्र नहीं होते हैं। त्रिज्या खंड के सूत्र से ही हम व्रतखंड का उत्तर भी निकाल कर आपको बता देते हैं कैसे निकलता है। तो व्रतखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप कैसे निकालते हैं, जो आपको त्रिज्या खंड दिया हुआ है उस त्रिज्या खंड में से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, छोटे वाले व्रतखंड का क्षेत्रफल निकलकर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही आपका दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर आप पूरे सर्कल में से, उस बड़े वाले पूरे सर्कल में से ये जो छोटे वाला लघु व्रतखंड है इसको घटा देंगे तो आपका ऊपर वाला जो दीर्घ व्रतखंड है उसका क्षेत्रफल निकलकर बेटा आ जाता है। यही सब सूत्र आज हमने पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी कुछ अभ्यास घर पर करके देखें। एक बहुत ही मजेदार सवाल है, जरा इस पर नजर तो डालिए। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगा खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है बेटा, आपका कैसा है, 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। एक घास का मैदान है जिसकी आकार कैसा है, वर्ग के आकार का है, और उसकी भुजाएं कितने मीटर की हैं, 15 मीटर की हैं। और उसके एक कोने पर हमने एक घोड़े को एक खूंटे से बांध दिया है, और जो उस घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है, जिस खूंटे से वो बंधा हुआ है, उस रस्सी की लंबाई कितनी हो गई है, 5 मीटर आपको दी गई है। तो देखिए आपसे वो निकालने के लिए क्या कह रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाकर दिखाया गया है बेटा। तो वो आपसे क्या निकलवा रहा है, ये जो इतना क्षेत्रफल है जो ये घोड़ा खा सकता है घास, इस क्षेत्रफल का मान वो आपसे ज्ञात करवाना चाहता है। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये कैसा चित्र है, वर्गाकार। तो थीटा कितने डिग्री का होगा, सोचिए जरा, ये आपको खुद ही सोचना है। वेरी गुड, अगर आपने सोच लिया है। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी बेटा, जितनी लंबी उसकी रस्सी है, उसकी रस्सी कितनी लंबी बताई गई है वो भी आपको सवाल में दे रखा है। सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है त्रिज्या खंड के, और वहां से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही उसका दूसरा सवाल पूछा गया है। वो कह रहा है अगर रस्सी को 5 मीटर की जगह मैं 10 मीटर लंबी कर दूं तब घोड़ा घास कितनी खा सकता है। तो बेटा थीटा तो तब भी उतना ही रहने वाला है, क्योंकि जो आपका फील्ड है वो तो तब भी वर्गाकार ही रहेगा। ठीक है,
तो आपकी सिर्फ क्या बढ़ गई है, आर की वैल्यू बढ़ गई है। तो उसे आप जब उसमें रखेंगे तो आप वहां से निकाल पाएंगे कि अब घोड़ा कितनी घास खा पाएगा। कर पाएंगे ना आप इस सवाल को? ठीक है, इस पार्ट को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा और आप इस प्रश्नावली को अपने आप से बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।